प्रणाम दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका कलम द राइजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज अपन संविधान की विशेषताओं से संबंधी चर्चा करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग, भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? लंबा भाग मतलब सबसे ज़्यादा उल्लेख कौन से भाग में है? सबसे पहला है भाग संख्या 3। भाग संख्या 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। सही बात है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। इसमें अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 35 तक का उल्लेख है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 35 तक का उल्लेख है। अनुच्छेद भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है? तो ये अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अगला है भाग 5। भाग 5 संघ सरकार से संबंधित है। संघ सरकार से संबंधित है। इसमें उल्लेख है अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक, है ना। इसका उल्लेख 52 से 100 मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अनुच्छेद इस भाग में है। भाग संख्या 9 में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख है। और इसमें अनुच्छेद 245 से 263 तक उल्लेख है ना। तो देखा जाए इसमें तो सर्वाधिक अनुच्छेद कौन से भाग में है? तो सर्वाधिक अनुच्छेद अपन को दिख रहे हैं कहाँ पर? भाग संख्या 5 में। भाग संख्या 5 में सर्वाधिक अनुच्छेद है। ये जो भाग है, इस भाग में 5 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं। इस भाग में कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं। 5 अध्याय कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहला है कार्यपालिका। सबसे पहला है इसमें कार्यपालिका। दूसरा है इसमें संसद। तीसरा है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। ठीक है। चौथा उल्लेख है इसमें सर्वोच्च न्यायालय। और 5वां है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है। तो ये इन सभी का उल्लेख है वो किस में उल्लेखित है? भाग 5 में। तो यहाँ पर भाग 5 है वो सबसे विशाल है, सबसे लंबा भाग माना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर राइट कौन सा हो जाएगा? अपना तीसरा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से संविधान की कौन सी विशेषताएं भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है? 1935 से कौन कौन सी विशेषताएं ली गई है? तो देखो, सबसे पहला है यहाँ पर राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? तो ये 1935 के अधिनियम से लिया गया है। बिल्कुल सही है ना। आपातकालीन प्रावधान, देखो यहाँ पर आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से। कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए हैं। विधायी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? 1935 के अधिनियम से ली गई है। ये भी सही है ना। द्विसदनात्मक विधानमंडल कहाँ पर से लिया गया है? 1935 के अधिनियम से लिया गया है। मजबूत केंद्र के साथ मजबूत संबंध भी किससे लिए गए हैं? 1935 के अधिनियम से। बिल्कुल सही है। मूल अधिकार, यहाँ पर मूल अधिकार किससे लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? अमेरिका से, है ना। तो यहाँ पर राइट कौन सा हो जाएगा? ACDE का उल्लेख कहाँ पर है? ये रहा ACDE। तो यहाँ पर राइट कौन सा हो जाएगा? चौथा, है ना। तो यहाँ पर आपातकालीन उपबंध या आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए? जर्मनी से लिए गए। और मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है अपन को, सुमेलित कर लेते हैं। सबसे पहले न्यायिक पुनः निरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और ये किससे लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है।
अवशिष्ट शक्तियां ये कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। तो अपना राइट कौन सा हो जाएगा? पहले का संबंध किससे है? 4 से, तो 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है। दूसरे का संबंध किससे है? एकल नागरिकता का संबंध 1 से है, तो दूसरे का संबंध 1 से है ना। तीसरा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किससे है? 2 से, तो 2 है ना। अवशिष्ट शक्तियां किससे हैं? अवशिष्ट शक्तियां 3, तो ये 3 हो गया। और मूल अधिकार किससे है? 5 है ना। तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? पहला है ना। नेक्स्ट देखना, भारतीय संविधान के स्रोत में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान के स्रोत है ना, स्रोत मतलब कौन सी चीज कहां से ली गई है? आयरलैंड, सबसे पहला ऑप्शन है आयरलैंड से राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन है ना। आयरलैंड बिल्कुल सही है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किससे लिया गया है? आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व भी लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व भी लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए है ना। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए। कनाडा से क्या लिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति, बिल्कुल सही है। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? तो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से ली गई है? तो कनाडा से ली गई है। और कनाडा से यहाँ पर संघीय व्यवस्था भी कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। संघीय व्यवस्था भी कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है ना। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया से ये लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से और भी चीज़ें ली गई है। क्या लिया गया है? तो एक लिया गया है समवर्ती सूची। क्या लिया गया है? समवर्ती सूची भी कहाँ से ली गई है? इससे ली गई है। एक है प्रस्तावना की भाषा, और प्रस्तावना की भाषा भी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला है जापान में विधि के समक्ष समानता, ये सुमेलित नहीं है ना। यहाँ पर ये जो विधि के समक्ष समानता है ये लिया गया है कहाँ से? तो इंग्लैंड से। कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। देखो यहाँ पर 3 शब्द आते हैं। एक तो आता है विधि के समक्ष समानता, और विधि के समक्ष समानता ली गई है कहाँ से? इंग्लैंड से। कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। दूसरा है विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण लिया गया कहाँ से? अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। तीसरा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और ये लिया गया है कहाँ से? जापान से। ये कहाँ से लिया गया है? जापान से। मतलब जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। मतलब अपना कौन सा राइट हो जाएगा? चौथा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत असुमेलित कथन को अलग कीजिए। असुमेलित कथन कौन सा है इसमें? है ना। सबसे पहला है एकात्मक संघ कहाँ पर है? ब्रिटेन में, बिल्कुल सही है। एकात्मक संघ किसे कहते हैं? कोई राज्य हैं और सारी शक्तियां उसी के पास होती हैं, है ना, सभी उसके नियंत्रण में होते हैं, तो वो जो संघ है वो एकात्मक संघ कहलाता है। दूसरा होता है राज्यों का संघ। दूसरा कौन सा होता है? राज्यों का संघ। राज्यों का संघ भारत में है ना, बिल्कुल सही है। भारत के साथ साथ ये कनाडा में भी है। कहाँ पर है? कनाडा में। तो कनाडा में भी है राज्यों का संघ। राज्यों का संघ किसे कहते हैं? जैसे कोई राज्य है और इस राज्य के नियंत्रण में बहुत सारे राज्य होते हैं, और इनका एक केंद्र होता है जो मजबूत होता है। ये इन सभी राज्यों की सीमा में परिवर्तन, है ना, इन राज्यों को मिला देना, विलोपित कर देना या इसके सीमाओं में विस्तार करना, समस्त कार्य वो केंद्र सरकार कर सकती है। तो ऐसा जो संघ होता है वो राज्यों का संघ कहलाता है, जो भारत में और कनाडा में है। एक होता है संघात्मक प्रणाली कनाडा में नहीं है,
संघात्मक प्रणाली कहाँ पर पाई गई है? तो अमेरिका में। कहाँ पर है? अमेरिका में। इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक, जैसे दो या दो से अधिक राज्य आपस में मिलकर कोई समझौता कर लें, जैसे दो या दो से अधिक राज्य आपस में मिलकर समझौता कर लें और समस्त शक्तियाँ केंद्र और राज्यों में बांट ली जाए, है ना, तो ऐसा जो संघ बनता है वो क्या कहलाता है? संघात्मक प्रणाली कहलाती है। एक परिसंघात्मक प्रणाली, परिसंघात्मक प्रणाली कहाँ पर पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल सही है। परिसंघात्मक प्रणाली में क्या होता है? ये जो राज्य होता है, इस राज्य के साथ बहुत सारे राज्य वो जुड़े हुए होते हैं, लेकिन वो अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। ये इन राज्यों के पास अपनी व्यवस्थापिका और अपनी कार्यपालिका होती है सभी के पास, है ना। तो ऐसी जो संघ प्रणाली होती है वो परिसंघात्मक प्रणाली कहलाती है, जो कहाँ पर पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो यहाँ पर अपना असुमेलित कौन सा हो गया? संघात्मक प्रणाली, है ना। और संघात्मक प्रणाली कहाँ पर पाई जाती है? अमेरिका में। और कनाडा में कौन सी पाई जाती है? राज्यों का संघ पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से संविधान की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ किसको नहीं दिलाई जा सकती, है ना। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ से संबंधी उल्लेख है और उसमें जो पद व गोपनीयता से संबंधी जो शपथ दिलाई जाती है वहाँ पर उल्लेख है, लेकिन इसमें से ये पहचानना है कि किसको शपथ तीसरी अनुसूची के अंतर्गत नहीं दिलाई जाती है ना। तो यहाँ पर नियंत्रक एवं महालेखा परिषद को दिलाई जाती है तीसरी अनुसूची के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ दिलाई जाती है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों को भी इसी के अंतर्गत शपथ दिलाई जाती है। यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये गलत है ना, इनको शपथ है वो इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं दिलाई जा सकती। इनको शपथ दिलाई जाती है, जैसे राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत दिलाई जाती है? अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है वो अनुच्छेद 69 के अंतर्गत दिलाई जाती है ना। और इसी के साथ एक और है राज्यपाल को भी शपथ है वो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत नहीं दिलाई जाती है। इसको दिलाई जाती है अनुच्छेद 159 के अंतर्गत। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 159, है ना। तो ये तीन अलग याद रखने अपन को, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों को जो शपथ दिलाई जाती है वो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत नहीं दिलाई जाती है। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? चौथा। अगला प्रश्न है अपने पास, भारतीय संविधान के अनुसार असुमेलित कथन का चयन करना है। असुमेलित कथन का चयन करना। असुमेलित कथन कौन सा है? तो देखो, दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख है। बिल्कुल सही है। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख है, जैसे कि राष्ट्रपति को वेतन मिलता है 5 लाख। कितना वेतन मिलता है? 5 लाख। इसका उल्लेख यहाँ पर है ना। उसके बाद दूसरा है राज्यपाल का वेतन मिलता है 3.5 लाख, है ना। तीसरा है उपराज्यपाल, है ना। केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल नियुक्त होता है, तो इनको जो वेतन मिलता है वो 0.10 लाख, है ना। इसके अलावा चौथा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है 2.8 लाख, मतलब 2,80,000, है ना। 2,80,000 वेतन मिलता है। इसके अलावा अन्य जो न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, इनको वेतन मिलता है 2.50 लाख, है ना। 2.5 लाख लगभग मिलता है। इसके अलावा छठा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो वेतन मिलता है वो कितना मिलता है? तो 2.5, लगभग 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। और सातवां, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को मिलता है 2.25 लाख, है ना। तो अन्य न्यायाधीशों को 2.25 लाख मिलता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख मिलता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.8 लाख मिलता है,
सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को 2.5 लाख मिलता है ना। उपराज्यपाल को 1.10 लाख मिलता है, राज्यपाल को 3.5 लाख मिलता है और राष्ट्रपति को 5 लाख वेतन मिलता है। इसका उल्लेख मिलता है कहाँ पर? दूसरी अनुसूची में। बिल्कुल सही है ये। चतुर्थ अनुसूची, राज्यसभा में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का आवंटन ये जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। किसके अनुपात में? जनसंख्या के अनुपात में। ये भी सही है। छठी अनुसूची में भारत के कुछ राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। ये भी सही है ना। और इसमें असम, त्रिपुरा, इसमें असम है, त्रिपुरा है ना, मणिपुर है, मिजोरम है। इन क्षेत्रों में, इन जनजातीय क्षेत्रों में कुछ विशेष उपबंध हैं, वो इसमें उल्लेखित हैं। सातवीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है ना। बिल्कुल गलत है ये, है ना। भाषाओं का उल्लेख किसमें है? 8वीं अनुसूची में। किसमें है? 8वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में क्या उल्लेख है? तो 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है। शक्तियों का विभाजन है वो 3 अनुसूचियों में किया गया है। किसमें किया गया है? 3 अनुसूची या 3 सूचियों में किया गया है। 3 सूचियां कौन कौन सी हैं? तो एक तो है संघ सूची, एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। इन तीनों में उल्लेख है। अब इन तीनों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। एक तो 1935 के अधिनियम के अनुसार, 1935 के अधिनियम के अनुसार संघ सूची में कितने विषय थे? संघ सूची में 59 विषय। राज्य सूची में कितने थे? 54 विषय, है ना। और समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 36 विषय। जब यहाँ पर 7वीं अनुसूची में विषयों को विभाजन किया गया तो यहाँ पर विषय अलग है। यहाँ पर संघ सूची में कितने विषय हैं? 97। कितने विषय थे? 97। यहाँ पर राज्य सूची, दूसरी कौन सी है? राज्य सूची। और राज्य सूची में कितने विषय थे? 66। कितने विषय थे? 66। और यहाँ पर समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47। वर्तमान में परिवर्तन कर दिया गया है। क्या परिवर्तन किया गया है? यहाँ से 5 विषय लेकर किसको दे दिए गए हैं? समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं। तो यहाँ पर 5 माइनस हो जाएंगे तो राज्य सूची में कितने विषय रह जाएंगे? 61। कितने विषय रह जाएंगे? 61। तो वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। यहाँ पर 5 जुड़ जाएंगे तो 5 जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 52। तो समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 52। और वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसमें संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। ये जो परिवर्तन किया गया था वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत परिवर्तन किया गया था। और इसमें से 5 विषय उठाकर किसको दे दिए गए थे? समवर्ती सूची में, जिसमें शिक्षा है, वन है, वन्य जीव संबंधी 5 विषय लेकर किसको दे दिए गए थे? समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो ऑप्शन है वो राइट कौन सा हो जाएगा? चौथा। कौन सा राइट हो जाएगा? चौथा। अगला प्रश्न है निम्न में से उस कथन का चयन करें जिसे भारत के संविधान में इंग्लैंड के संविधान से नहीं लिया गया है। तो इंग्लैंड के संविधान से कौन सा नहीं लिया गया है? कलेक्टर का पद इंग्लैंड से लिया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इंग्लैंड से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, मंत्रिमंडल है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो किससे लिया गया है? जापान से। किससे लिया गया है? जापान से। अपन ने पिछले प्रश्न में देखा था कि विधि का समान संरक्षण, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता किससे? इंग्लैंड से। विधि का समान संरक्षण किससे? अमेरिका से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किससे? तो जापान से, है ना। तो इसको अपन ने पहले देखा था। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? चौथा। अगला प्रश्न है अपने पास, संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंधों या प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो आपातकालीन उपबंध या आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख कहाँ पर है? तो भाग संख्या 15। भाग संख्या 15 में किसका उल्लेख है?
निर्वाचन। किससे संबंधित है ये? निर्वाचन से संबंधित है। भाग संख्या 18 ये किससे संबंधित है? आपात उपबंधों से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपात उपबंध। तो अपना राइट कौन सा हो जाएगा, है ना, आपात उपबंध दूसरा राइट हो जाएगा। यहाँ पर यही उत्तर है। यहाँ पर ये भाग 20 भी है। भाग 20 में संविधान संशोधन से संबंधित उल्लेख है ना, तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? दूसरा। अगला प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है ना। देखो यहाँ पर 4 अनुसूचियां दे रखी है। पांचवी अनुसूची का संबंध इससे है ना। पांचवी अनुसूची का संबंध किससे है? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। छठी अनुसूची अभी अपन ने देखा था कि यहाँ पर 4 राज्यों को विशेष रूप से संरक्षित किया गया है। सातवीं अनुसूची का संबंध किससे है? शक्तियों के विभाजन से संबंधित है ना। और 9वीं अनुसूची ये भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार एवं जो जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन से संबंधित है। जमींदारी व भूमि सुधार व्यवस्था से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो 9वीं अनुसूची। और इसको प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था, है ना। अगला है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना? अनुसूचित क्षेत्र कौन सी? 5वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में कितनी भाषाएं? देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 14, ये प्रारंभ में थी। प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई है? 22 हो गई है। ठीक है। सबसे पहली कौन सी है यहाँ पर? असमिया। दूसरी है बांग्ला। तीसरी है संस्कृत। चौथी है तमिल। 5वीं है कन्नड़। 6ठी है मलयालम। 7वीं है कश्मीरी। 8वीं है मराठी। 9वीं है पंजाबी। 10वीं है तेलुगु। 11वीं है गुजराती। 12वीं है हिंदी। 13वीं है उर्दू और 14वीं है उड़िया। ये जो भाषाएं थी वो पहले ही थी, है ना, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई है? 22 हो गई है, जो बाद में जोड़ी गई है। तो जोड़ी गई है तो कौन कौन सी जोड़ी गई है देख लेते हैं अपन। यहाँ पर इसको मिटा लेते हैं पहले। बाद में जो जोड़ी गई भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो देखो यहाँ पर 14 तो पहले से ही थी। 15वीं आ गई थी कौन सी? सिंधी। 15वीं कौन सी आ गई थी? सिंधी, है ना। और सिंधी है वो 15वां संविधान संशोधन 1967 के अंतर्गत जोड़ा गया था, है ना। भाषा है 16वीं भाषा कौन सी? तो कोंकणी। 17वीं है मणिपुरी। 18वीं है नेपाली। ये जो तीनों भाषाएं हैं वो 71वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत जोड़ी गई थी। इसके अलावा 19, 20, 21 और 22 ये बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये जो 4 भाषाएं हैं वो जोड़ी गई थी 92वां संविधान संशोधन
92वां संविधान संशोधन 2003 को जोड़ी गई थी, है ना। तो यहाँ पर यहाँ से ये जो भाषा है वो बाद में जोड़ी गई। कुल मिला के कितनी भाषाएं होगी? 22 भाषाएं होगी। ठीक है, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट, चौथा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है? नए राज्यों के गठन और वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर अनुच्छेद 2 का संबंध किससे है? तो कोई भारत के अलावा अन्य कोई राज्य है जो भारत की सीमा से बाहर है, उसको भारत में मिलाना है, भारत में मिलाना। तो ऐसा यदि कुछ करना है तो किससे किया जाएगा? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किया जाएगा, है ना। और इसी के अंतर्गत 1975 में सिक्किम को भारत में शामिल कर लिया गया था। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद है वो क्या कर सकती है? सभी राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती हैं, सीमा को बढ़ा सकती हैं, सीमा को कम कर सकती हैं, दो राज्यों को आपस में मिला सकती हैं। ये सभी अधिकार संसद को दे रखे हैं। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। तो ये जो है वो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? दूसरा। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2 के अंतर्गत जो भी संशोधन किया गया है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, है ना, क्योंकि ये अपने आप में स्वतंत्र है। ये संशोधन किसके अंतर्गत हो जाएगा? 3 और 2 के अंतर्गत हो जाएगा। और ये उल्लेख कहाँ पर मिलता है? 4 में उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 5 ये नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? दूसरा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां किस अनुसूची में दी गई है? 3 प्रकार की सूचियां वो कौन सी अनुसूची में है ना। तो ये अपन ने पहले ही देख लिया है। तो कौन सी अनुसूची हो जाएगी यहाँ पर? 7वीं अनुसूची, है ना। तीसरी अनुसूची में शपथ से संबंधी अपन ने देख ही लिया है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है, ये भी अपन ने देख लिया है। 12वीं अनुसूची का संबंध 74वां संविधान संशोधन से है, 74वां संविधान संशोधन। और ये जो 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत नगर निकायों को जोड़ा गया, नगर निकायों से संबंधी, है ना। तो नगर निकायों से संबंधी कौन सी है? 12वीं अनुसूची। अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर? दूसरा। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से बताइए कि इसमें से कौन सही है ना। अपन को कौन सा सही है वो अपन को यहाँ पर देखना है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। इसका संबंध या इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, है ना, ये भी सही है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा सही है। गलत कौन सा है? तीसरा। तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन कहाँ पर है? ये। तो अपना दूसरा राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है कि संविधान, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, इसमें संशोधन किया जा सकता है। और एक बार संशोधन हो भी चुका है, और एक ही बार और एकमात्र बार कब हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत संशोधन किया गया और यहाँ पर 3 शब्द जोड़े गए थे, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है? इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिसके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ये कहा था, किसने कहा था? ये राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की विशेषताएं किस अनुच्छेद में पाई जाती है? संघीय व्यवस्था, है ना। देखो,
अनुच्छेद पे 1 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है ना। तो ये जो राज्यों का संघ जो शब्द है वो एक संघात्मक व्यवस्था की एक प्रणाली है ना। तो जो संघीय व्यवस्था को बताता है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। इसी के साथ अगले टॉपिक के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, है ना। हम संपूर्ण टॉपिक को एक वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।